नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के विषय गणित की फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं पूछने से पहले हम संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं जैसे हमारी सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या जिनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जिनको हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या किसी भी चीज को गिनने के लिए जो गिनतियां प्रयोग में लाते हैं वही क्या होते हैं? हमारे प्राकृतिक संख्या। जैसे ये कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इनको क्या बोलते हैं? हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण संख्या, पूरी संख्या कैसे होगी? जब हम इनमें जीरो ऐड कर देंगे। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? हम होल नंबर्स। होल नंबर्स तो क्या होते हैं भाई होल नंबर्स हमारे? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और मिला लें तो क्या बन जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या है। जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारी क्या कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या थी? जो 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या क्या है? जो 0 से शुरू होकर लास्ट तक जाती है, मतलब पता नहीं कहां तक है, इंफिनिटी। उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं भाई? पूर्णांक को हम इंटीजर्स भी बोलते हैं। इंटीजर्स इंटीजर्स भाई पूर्णांक क्या होते हैं? यदि हम पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को मिला दें। क्या भाई? यदि हम पूर्ण संख्याओं में जो हमारे नेचुरल नंबर है उनकी नेगेटिव संख्याओं को मिला दें हम, तो क्या बन जाएगा भाई? हमें क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या। तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमारी पूर्ण संख्या क्या थी? 0 1 2 3 4 5, और इनमें क्या मिलाना है हमने? प्राकृतिक संख्याओं के नेगेटिव। तो ये हमारे कौन सी संख्या हुई? पूर्णांक। इनको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। ये जो हमारे होते हैं इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम नेगेटिव इंटीजर्स। इनको क्या बोलेंगे हम? धनात्मक पूर्णांक या फिर नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। और जो हमारा जीरो था भाई, वो ना तो नेगेटिव होता और ना ही पॉजिटिव। जो हमारा जीरो था भाई, वो ना नेगेटिव होता और ना ही पॉजिटिव होता। तो ये था हमारे पूर्णांक। अब इनके बाद जो आता है हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो हमारे चैप्टर का नाम दिया है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्या जिनको हम
जिन संख्याओं को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन क्या, भिन्न में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी हमने यहाँ से कोई भी संख्या उठाई, जैसे हमने उठाया कि उसके डिवाइड में 5 को लगाया, तो ये हमारी क्या हुई, परिमेय संख्या है, ये फ्रैक्शन में है, हमारी भिन्न में है, अंश और हर के रूप में है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर भी एक कंडीशन है भाई, देखो अगर हमने जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यों क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम 3 के नीचे 0 लगा देंगे, अगर हम 3 के नीचे 0 लगा देंगे तो इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, और ये अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब ये सोल्व नहीं कर पाएंगे हम, मतलब नीचे 0 नया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्याएं, ठीक है। समझ में आया कि परिमेय संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसको हम 1 से शुरू करते हैं, जो संख्या हमारी 1 से शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर जो हमारी गिनती वाली संख्याएं होती है वही हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जिन संख्या प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और मिला दे तो वो क्या बन जाती है, हमारी पूर्ण संख्या है, या फिर जो संख्या 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है उनको क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या होते हैं भाई, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के नेगेटिव इंटीजर्स को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा भाई, पूर्णांक, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे हम, ऋणात्मक पूर्णांक, और इनको क्या बोलेंगे हम, धनात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पर 0 बच गया भाई, 0 क्या है, ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या किया, जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू का मतलब है जिनको हम अंश और हर यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्याएं। तो ये था हमारा थोड़ा सा संख्याओं के बारे में जान लेने के लिए। अब हम आते हैं चैप्टर पर। ये सब भाई हमने छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, जो 5th क्लास 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, परिमेय संख्या वगैरह। जो हमारा परिमेय संख्या में कुछ नियम है, जैसे फर्स्ट जो हमारा नियम है संवृत नियम, संवृत नियम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है भाई क्लोजर प्रॉपर्टी, यदि जब दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ या गुणा किया जाता है तो उनसे मिलने वाला परिणाम भी प्राकृतिक संख्या होगी। जब भी हम कोई भी दो प्राकृतिक संख्या, जैसे देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ या गुणनफल जोड़ या गुणनफल क्या होगा भाई, प्राकृतिक संख्या होगा। तो वो क्या चीज होगी भाई, हमारा संवृत नियम होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं भाई, अब दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ या गुणनफल क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या ही होना चाहिए, तो वो हमारी क्या बन जाती है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर संवृत नियम। जैसे हमने प्राकृतिक संख्या क्या थी भाई, हमारी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे हमने इनमें से कोई भी नंबर उठाया, जैसे हमने 4 में अगर हम
3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। देखो 4 भी क्या है हमारा प्राकृत संख्या और 3 भी क्या है हमारा प्राकृत संख्या, और क्या मिल रहा हमें 7, और 7 भी क्या है हमारा प्राकृत संख्या। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे समरन नियम को। अब हम गुणा करके देखेंगे। जैसे हमारे पास 3 गुणा 5 है, अगर हम इसको गुणा करें 15, देखो ये दोनों क्या है प्राकृत संख्या, 3 और 5 क्या है भाई प्राकृत संख्या है, और जब हम इसको गुणा कर रहे हैं तो हमें गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है, वो भी क्या है प्राकृत संख्या। देखो 15 भी यहाँ कहीं आगे आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा भाई हमारा जो ये फॉर्मूला मतलब ये जो एग्जांपल है हमारे समरन नियम को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद आता है भाई हमारा क्रम विनिमय नियम। ये नियम था भाई हमारा समरन नियम। उसके बाद आता है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है भाई, यदि हम दो प्राकृत संख्याओं को जोड़कर और गुणा करते हैं तो भी हमें लिखने में के क्रम में से स्वतंत्र होते हैं। जैसे हमारी कोई दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं हम, जैसे हमने 2 + 3 को जोड़ा 6 आया, और 3 + 2 को जोड़ेंगे तब भी हमारा 6 आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है क्रम विनिमय नियम का, कि अगर हम दो प्राकृत संख्याओं की अगर हम योग करें जोड़े उनको, तो हम जो उनके स्थान होते हैं जो भी उनको लिखने का क्रम होता है, जैसे पहले नंबर पे है ये दूसरे पे था, लेकिन इनका जोड़ क्या है भाई हमारा 6 ही आया। जब अगर हम इनका क्रम स्थान चेंज कर दें, 3 यहाँ पे लिखे 2 यहाँ पे लिखे, तो भी इनका जोड़ कितना आएगा 6 ही आएगा। तो इस सिचुएशन को या फिर इस एग्जांपल या फिर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम क्रम विनिमय नियम। ये तो हमारा जोड़ के साथ था। अगर हम गुणा में देखें भाई, अगर हम मल्टीप्लाई करके केस में देखें, जैसे हमने उठाया 4 × 3 कितना आ गया 4 और 3 की गुणा कितनी है 12। अगर हम 3 को पहले लिखें 4 को बाद में, तो भी गुणा कितनी आएगी भाई हमारी 12। किस केस में प्राकृत संख्याओं के केस में क्या होनी चाहिए प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के केस में क्या है भाई, अगर हम दो प्राकृत संख्याओं की गुणा करें तो कितना मिल रहा है 12। अगर हम उनके क्रम को चेंज करें तब भी हमें क्या प्राप्त होगा भाई, सेम रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो इनमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम क्रम विनिमय नियम, ठीक है। उसके बाद आता है भाई हमारा ये हमारा सेकंड नियम था। उसके बाद हमारा थर्ड नियम साहचर्य नियम। साहचर्य नियम इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम एसोसिएट लॉ। एसोसिएट लॉ, एसोसिएट लॉ क्या भी है साहचर्य नियम। यदि ए बी सी 3 प्राकृत संख्याएं हैं, जैसे हमारे पास 3 प्राकृत संख्याएं ए बी सी, ये हमारे पास क्या है प्राकृत संख्या। अगर हमारे पास 3 प्राकृत संख्याएं हैं ए बी सी, तब a + b, तब क्या होगा भाई, अगर हम a + b को जोड़ें, ठीक है, प्लस c बराबर क्या होगा भाई a + b + c, ठीक है। अगर हम a + b को जोड़ें पहले, फिर c को जोड़ें, उसमें बराबर किसके होगा a + b + c का जोड़ प्लस a के, ठीक है। समझ में आया। देखो जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर हमने यहाँ पर 2 + 3
इसको जोड़ा और फिर 5 में जोड़ेंगे, ठीक है, बराबर किसके होगा 2 प्लस 3 प्लस 5 के। जोड़ के देखो भाई 2 और 3 कितना हो गया 5 प्लस 5। यहाँ पे देखो भाई 2 को ऐसे लिखो, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया भाई 3 और 5 8, 5 और 5 कितना 10, तो ये भी कितना हो गया 10। तो ये क्या भाई हमारा ये कंडीशन जब होगी तो हमारे कौन सा नियम होगा साहचर्य नियम, यानी एसोसिएट लॉ। एसोसिएट लॉ क्या कहता है भाई, अगर हम a प्लस b को पहले जोड़े और फिर c में उस वैल्यू को जोड़े, बराबर किसके होगा b प्लस c को जोड़ने के बाद a में जोड़ेंगे तो वो उसके बराबर होगा। देखो हमने करके देखा है यहाँ पर, ठीक है। या फिर ये तो हमारा जोड़ने के केस में था। अगर हम इसकी गुणा करके देखें, जैसे प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए भी हो, ठीक है, a गुना b गुना c बराबर किसके होगा a गुना b गुना c। अगर हम गुणा के केस में देखें, अगर हम a प्लस a गुना b का जो गुणनफल होगा वो c के साथ गुना होगा तो बराबर किसके होगा a गुना पहले b गुना c करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, फिर जो इसकी गुना आएगी उसकी गुना a के साथ करेंगे तो बराबर होगा दोनों। तो ये केस क्या होगा भाई साहचर्य नियम, एसोसिएट लॉ। किसमें प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए भाई, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ संख्या ली 3 गुना 2, ठीक है, गुना 4 बराबर किसके होना चाहिए भाई 3 गुना 2 गुना 4, 3 दूनी 6 गुना 4। यहाँ पे 3 ऐसे कैसे 2 चौके 8, 6 चौके 24 और यहाँ पे क्या आएगा 8 किया 24। तो ये क्या होगा भाई हमारा एसोसिएट लॉ यानी साहचर्य नियम। इनको याद रखना भी, अपनी कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा निरसन नियम। निरसन फोर्थ नियम हमारा निरसन नियम। निरसन नियम क्या होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको एलिमिनेशन लॉ। एलिमिनेशन लॉ, एलिमिनेशन लॉ। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि भाई कुछ संख्याओं को, मतलब जो सेम संख्या है बराबर से एक दूसरे के बराबर तो हम उनको छोड़ सकते हैं। जैसे a प्लस b बराबर a प्लस c, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a बराबर a प्लस c आएगा भाई, b बराबर क्या होगा भाई c के, देखो ये c कट जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको a को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं। तो इस केस में जो हमारा नियम होगा वो कौन सा होगा निरसन नियम या फिर एलिमिनेशन लॉ। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हमने लिया है 3 प्लस 5 बराबर 3 प्लस 7। देखो यहाँ पर 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी, हम इसको काट सकते हैं तो 5 बराबर 7 और दोनों क्या है प्राकृतिक संख्या। तो ये हमारा कौन सा नियम था भाई निरसन लॉ या फिर इसको हम क्या बोलते हैं तो एलिमिनेशन लॉ, निरसन नियम। उसके बाद आता है हमारा योगात्मक प्रतिलोम। फिफ्थ योगात्मक प्रतिलोम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई इसको एडिटिव लॉ, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इनको। योगात्मक से पता चल रहा है कि
क्या है, जोड़ने वाला जो है, जोड़ने पर जो भी मतलब है कुछ इसमें देखेंगे हम आगे। यदि कोई संख्या x से, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम चिन्ह बदलने पर प्राप्त संख्या होगी। अगर कोई हमारे पास प्राकृतिक संख्या कोई भी x है, अगर हम इसका चिन्ह योगात्मक प्रतिलोम बदले, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसका जो जोड़ने वाला चिन्ह है या फिर इसको गुणा भाग करने वाला भाग भी, या फिर हमने जो माइनस करने वाला चिन्ह है वो, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, प्रतिलोम का मतलब है उल्टा, इनवर्स। देखो इनवर्स उल्टा क्या रहेगा हमारा, माइनस का x। देखो अगर हम इसको ये करेंगे तो 0 रहेगा, तो ये इसका क्या हो गया, उल्टा। ऐसे ही जैसे 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -3। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा कौन सा होता है, योगात्मक प्रतिलोम। उसके बाद आता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टी इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्या होता है, जैसे कोई हमारे पास संख्या x, या फिर यदि कोई x कोई संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई, 1/x। देखो अगर हमारे पास 2 है, इसका उल्टा क्या होगा, 1/2, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। कितना रहा भाई, 1। तो इस सिचुएशन में क्या होगा भाई, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो ये कुछ हमारे नियम थे जिनको हमने अच्छे से याद करना है। ठीक है, अपनी कॉपी में राइट करना है, और फिर इसके बाद हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसका नाम रखेंगे संख्या। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।